नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। चर्चा का विषय अनअकैडमी पर मेरा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कोर्स जिसका कि नाम दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था इंसाइक्लोपीडिया सर्वश्रेष्ठ और व्यापक कोर्स के रूप में। ये एक तरह से आपकी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं उन सब का समाधान करने के लिए तैयार किया जा रहा है। मैं अगर इसको बात करूं तो कोर्स का नाम जो मैंने रखा हुआ है वह रखा हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, मैं चाहूँगा कि एक बार जो है विकिपीडिया की जनरेशन जो है इंसाइक्लोपीडिया को जो है नेट पर पढ़ने की कोशिश करे कि इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है। इंसाइक्लोपीडिया किसी भी विषय से संबंधित एक ऐसा संकलन होता है जिससे कि उसके सभी तथ्यों, उस विषय से जुड़े सभी तथ्यों और सभी अवधारणाओं, सभी संकल्पनाओं को विस्तार से, तथ्यात्मक रूप से और सही ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इंसाइक्लोपीडिया अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। यह एक दुर्भाग्य का विषय है कि राज्य व्यवस्था जैसे विषय पर अब तक इंसाइक्लोपीडिया तैयार नहीं की जा सकी है। और वैसे भी अब युग विकिपीडिया की आगे तो इंसाइक्लोपीडिया वैसे भी कोई नहीं ले रहा है। जहां पर विकिपीडिया अपने आप में एक प्रामाणिक स्रोत नहीं होती है, इंसाइक्लोपीडिया अपने आप में एक प्रामाणिक स्रोत होती है। लेकिन ये पूरा काम मैं यूपीएससी के लिहाज से ही करूंगा। इसको जो है मैंने एक नाम और दिया है कि यह सर्वश्रेष्ठ और व्यापक कोर्स है। मैं पिछले एक दशक से अधिक का समय अध्यापन को दे चुका हूं और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए ईमानदारी की बात कहें तो कोई भी अच्छा नोट्स नहीं है, कोई अच्छी बुक नहीं है। अगर आप एम लक्ष्मीकांत के बारे में बात करें तो वस्तुतः एम लक्ष्मीकांत जिस पैटर्न पर लिखी गई है वह बुक का पैटर्न नहीं है, वह एक तरह के क्लास नोट्स को है कि जिसमें टॉपिक्स को उठाया, उसके बारे में चंद बातें लिखी और ख़त्म कर दिया। वह आपकी अवधारणात्मक समझ को विकसित नहीं करती है। जब भी बच्चों से बात किया जाता है 90% बच्चे लोकतंत्र और गणतंत्र को बताने में असफल हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे ये नहीं बता सकते कि राज्य व्यवस्था क्या है और इसका अध्ययन क्यों किया जा रहा है, जबकि वह जो काम करने जा रही है यानी कि एक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी के तौर पर ये उस राज्य व्यवस्था का प्रमुख स्तंभ बनने वाले हैं। और यही वजह है कि प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, इवन कि इंटरव्यू के बाद भी हो, जितना अहम हिस्सा भारतीय राज्य व्यवस्था उतना अहम हिस्सा कोई और नहीं हो सकता है। अगर परोक्ष और अपरोक्ष दोनों तरीके से मिला दिए जाएं तो 50% के करीब, 50% के करीब जो है वेटेज इंडियन पॉलिटी का होता है। और इसलिए इस पर एक ऐसे कोर्स की आवश्यकता बहुत लंबे समय से मैं महसूस कर रहा था जो कि इससे संबंधित सभी प्रश्नों का पूरी तरह से जवाब देने में सक्षम हो। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ और व्यापक कोर्स के रूप में मैं इसी चीज़ को लेकर के आप लोगों के मध्य उपस्थित रहूँगा। अब अगर भारतीय राज्य व्यवस्था इंसाइक्लोपीडिया पर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो यह जो है आपके प्रीलिम्स के लिए आवश्यक होगा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, यह आपके मेंस की परीक्षा के लिए आवश्यक होगा, यह आपके साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए भी आवश्यक होगा और साथ में ज्वाइनिंग के बाद भी अगर इसकी समझ बेहतर रही तो आप एक बहुत बेहतर अधिकारी बनेंगे। इस कोर्स को, हालांकि इंडियन पॉलिटी पर बहुत सारे एजुकेटर्स बहुत सारा कोर्स लेकर के आते हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, सभी अपनी तरफ से बहुत बेहतर कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इतने के बावजूद भी बच्चों में देखा जाए तो जो बच्चे पहले से तैयार हैं उनका तो जो है अच्छा रिवीजन या उनका अच्छा जो है तैयारी हो जाती है, लेकिन प्रश्नों की संकल्पनात्मक अवधारणा को विकसित कर पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाती है। सबसे पहले देखें कि यह कोर्स कब से शुरू हो रहा है। तो अगर एक तारीख के रूप में देखें तो मैं अभी इसका पहला पार्ट लेकर के आ रहा हूं और यह आप लोगों पर निर्भर करेगा कि जितना अच्छा इसको फीडबैक मिलेगा मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा।
26 अगस्त से लेकर के मैं इसको आ रहा हूं और यह पूरा सितंबर और मध्य अक्टूबर तक जो है यह कोर्स चलने वाला है। अगर इस कोर्स के जो है टाइमिंग के बारे में बात करें तो समय इसकी क्या होगी, तो समय रात 8 बजे से डेली 10 बजे तक होगा। 2-2.25 घंटा जो है मैं डेली इसको जो है देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही अगर कहा जाए कि यह कोर्स कहां पर है, तो यह कोर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर है। तो आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म को जब आप ज्वाइन करेंगे, जो कि पेड है, तो ही ये संभव हो पाएगा कि आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और इसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड आप लोगों के लिए आवश्यक होगा। ये रेफरल कोड आवश्यक होगा और मेरा रेफरल कोड है AKSRI80@gmail.com। और जब मेरा रेफरल कोड आप इस्तेमाल करेंगे तो जो सब्सक्रिप्शन फीस है आपकी, उसमें आपको अतिरिक्त 10% का लाभ होगा। यानी कि जितनी छूट अनअकैडमी की तरफ से मिल रही होगी उसमें 10% आपको मेरी तरफ से मेरे रेफरल कोड पर होगा। बाय डिफॉल्ट होता है ये, ठीक है। और इससे फ़ायदा भी ये होगा कि हमारा और आपका जो है कनेक्शन जो है वो जुड़ा रहेगा। अगर मैं कहूँ कि इसमें जो है टॉपिक्स क्या मैं कवर करने जा रहा हूँ, तो आप टॉपिक्स की रेंज को अगर देखेंगे तो आप आश्चर्य मानेंगे। सबसे पहले दिन जो है मेरा प्रश्न यही होगा कि राज्य क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है। पहला टॉपिक राज्य व्यवस्था क्या है और राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि एक पॉलिटिकल सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, राज्य व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। की आवश्यकता क्यों है, तो ये मेरा पहले दिन का टॉपिक होगा। दूसरे दिन हम लोग पढ़ेंगे जो ये फर्स्ट टॉपिक है, तो मैं कलर चेंज कर करके लिख दूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। दूसरे दिन का टॉपिक होगा कि शासन के अंग कौन से हैं। यह पूरी तरह से हिंदी भाषा को समर्पित है। शासन के अंग में सिर्फ ये नहीं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं, विधायिका के कितने प्रकार हैं, न्यायपालिका के कितने प्रकार हैं और कितने प्रकार के कानून होते हैं, यह मैं इसमें जो है क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तीसरे दिन हम लोग जो पढ़ेंगे वह शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार हैं। शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। ये जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग शासन का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है। जैसे शक्ति के स्रोत के आधार पर कर सकते हैं, हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि शासन का चयन कैसे हुआ है। हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि शासन के विभिन्न अंगों के मध्य संबंध कैसा है। हम इसका वर्गीकरण इस आधार पर भी कर सकते हैं कि शासन के मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि विभिन्न अंगों के बीच में संबंध किस प्रकार का है। साथ में ही कितने लोगों के बीच में शासन की शक्ति बटी हुई है, जैसे कि तानाशाही है, जैसे कि राजतंत्रात्मक है, जैसे कि लोकतंत्रात्मक है। इस आधार पर भी कर सकते हैं। इसी तरह से शासन का वर्गीकरण और कई आधारों पर किया जा सकता है। प्रत्येक के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इनका जो है हम लोग उनका तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो प्रायः हम लोग इनको पढ़ते तो हैं, लेकिन इनके प्रकार और इनके वर्गीकरण और इनके गुण दोष का अध्ययन नहीं करते हैं। जबकि अगर आप एग्जामिनेशन में उठा करके देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। साथ में हर चौथी क्लास को अगर हम देखें तो यह शंका निवारण सत्र के रूप में होगा। शंका निवारण सत्र के रूप में होगा और
इसमें MCQ भी पूछी जाएंगी, यानी कि पीछे जो चैप्टर्स आपने पिछले 3 दिन में पढ़े हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न किए जाएंगे, और साथ में ही आपको इनसे रिलेटेड 1 या 2 मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न का मॉडल आंसर प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि आपको उसी समय दे दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न 1 दिन पहले ये प्रश्न मिल जाएंगे आपको, और इसके लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ना होगा, ताकि जो है प्रश्न वगैरह मैं आपको ज़्यादा आसानी से दे दूँ। तो मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी रहेंगे। फिर अगला टॉपिक जो हम लेंगे वह लेंगे लोकतंत्र और संविधानवाद का विकास। हालांकि यह एक टॉपिक के तौर पर सीधा सीधा तो कहीं नहीं जुड़ता है, संविधानवाद का विकास यह कहीं पर सीधे टॉपिक के तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप लोकतंत्र और संविधान को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, तुलनात्मक रूप से समझना चाहते हैं, तो यह चैप्टर आपके लिए आवश्यक होगा। इसके साथ ही लोकतंत्र के जो विभिन्न प्रकार आज दुनिया में काम कर रहे हैं उनको भी हमें समझना होगा। तो एक तरह से कहिए तो जो NCERT का पैटर्न है उसको ज़्यादा डिटेल में जो है लाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या एक सब्जेक्ट को इतना समय दिया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप साल भर के अंदर एग्जाम देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मत दीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 2-3 साल के अंदर अपने सब्जेक्ट को, अपनी जॉब को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। फिर प्रमुख देशों की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, कुछ प्रमुख देशों की संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, हम लोग उन पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अमेरिका का संविधान कैसा है, जर्मनी का कैसा है, जापान का कैसा है, फ्रांस का कैसा है, स्विट्जरलैंड का कैसा है, तो वो सब हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो और कौन से टॉपिक हैं और कौन से मुद्दे हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग इसके भारत के संविधान पर अन्य देश के संविधानों का जो असर पड़ा है हम उसको डिस्कस करेंगे। एक और टॉपिक जो है मैं लूँगा इसमें, और वो है भारतीय संविधान पर अन्य संविधानों की जो है प्रभाव को चर्चा करेंगे। कुछ प्रमुख वाद भी पढ़ा जाना आवश्यक है। ये कुछ प्रमुख वाद कौन से हैं? जैसे कि गांधीवाद हो गया, जैसे कि मनुवाद हो गया, जैसे कि आम्बेडकरवाद हो गया, जैसे कि फांसीवाद हो गया, जैसे कि नारीवाद हो गया, और नारीवाद में भी विशेष तौर से उग्र नारीवाद क्या है इसको समझने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह के टॉपिक्स को मैं लेकर के आऊँगा जो कि कहीं आपको और नहीं मिलेगा। साथ में ही संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ है, संविधान के निर्माण के साथ साथ ये भी समझा जाना बहुत ज़रूरी है कि संविधान सभा से जुड़े हुए कौन प्रमुख विवाद रहे हैं। संविधान सभा तो पढ़ेंगे ही हम लोग, संविधान सभा से जुड़े हुए प्रमुख विवाद कौन से रहे हैं ये भी हम लोग देखेंगे, ये बहुत आवश्यक होगा। इसके अलावा प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना से जो है जुड़े हुए कितने शब्द हैं, उन शब्दों की गहरी व्याख्या क्या है। जैसे समाजवाद, भारत में जिस समाजवाद को अपनाया गया उसका कारण क्या है, समाजवाद साम्यवाद और पूंजीवाद से अलग कैसे है, पंथ निरपेक्षता है तो भारत की पंथ निरपेक्षता पश्चिम की पंथ निरपेक्षता से कैसे अलग है, क्या भारत प्रारंभ से ही एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है, क्या भारत वर्तमान में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी भी विवेचना की जाएगी। इसके साथ ही लोकतंत्र में अगर केवल बहुमत का शासन हो तो क्या वो बहुलतावाद नहीं बन जाएगा, क्या लोकतंत्र में ज़्यादा वोट पा जाना ही लोकतंत्र है। इन सारे जो है मुद्दों की चर्चा जो है गहराई के साथ की जाएगी। महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुसूचियाँ कौन सी हैं इनकी लिस्टिंग भी तैयार की जाएगी ताकि याद रखना इनको आसान हो जाए। जब हम लोग पार्ट 1 को पढ़ेंगे तो हम लोग जो बेसिक सवाल हैं कि राज्य कैसे बन रहे हैं, भारत का राज्य क्षेत्र कहाँ तक है, भारत का नाम कैसे पड़ा, साथ में ये भी देखेंगे कि आज़ादी के बाद
एकीकरण कैसे हुआ, और तब जम्मू कश्मीर का एकीकरण, मणिपुर का एकीकरण, सिक्किम का एकीकरण, इसके पीछे की स्टोरी पर भी जाने की कोशिश करेंगे। नागरिकता पढ़ेंगे तो नागरिकता से संबंधित तमाम प्रावधानों को पढ़ते समय CAA और NRC को भी टच करने की कोशिश की जाएगी, तो उसको भी टच करेंगे। जब अधिकार पढ़ेंगे तो सबसे पहले अधिकार क्या है, अधिकारों के कितने प्रकार हैं, जैसे कि प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सिविल अधिकार, ये सारे अधिकारों को पढ़ेंगे। फिर मूल अधिकार कैसे हैं, मूल अधिकारों का कितनी तरीके से वर्गीकरण किया गया, मूल अधिकारों का कम से कम 12 तरीके से वर्गीकरण किया गया है। कौन से मूल अधिकार सकारात्मक है, कौन से मूल अधिकार नकारात्मक है, कौन से जो है नागरिकों को केवल प्राप्त हैं, कौन से विदेशियों को भी प्राप्त हैं, कौन से मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध हैं, कौन से मूल अधिकार राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के विरुद्ध हैं। इस तरह से करके उसकी पूरी लिस्टिंग तैयार की जाएगी, और ये सब एग्जामिनेशन UPSC के लिहाज से जरूरी है। फिर आरक्षण की आवश्यकता क्यों है, उस प्रश्न को ढूंढ, जब समता का अधिकार पढ़ेंगे तो आरक्षण की आवश्यकता और औचित्य दोनों पर जो है चर्चा होगी। इसके साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जानने का ये अधिकार, सूचना प्राप्त करने का ये अधिकार, इन सब को जो है देखा जाएगा। मतदाताओं के क्या अधिकार हैं, ये भी देखा जाएगा। साथ में ही जब अनुच्छेद 20 को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 20 में क्या जो नारकोटिक्स होता है, क्या जो ब्रेन मैपिंग होती है, क्या ये जो तमाम अन्य तरीके हैं, लाई डिटेक्टर वगैरह हैं, क्या ये आपके फंडामेंटल राइट के साथ जाते हैं या फंडामेंटल राइट के साथ अगेंस्ट जाते हैं। क्योंकि आपको अनुच्छेद 20 में, अगर आपको बेसिक तौर पर पता हो, तो अनुच्छेद 20 ये कहता है कि आपको आप ही के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, स्व अभिशंसन नहीं होना चाहिए, नो सेल्फ क्या हो, इंग्लिश वर्ड भूल गया, तो स्व अभिशंसन नहीं होना चाहिए। तो नहीं अगर होना चाहिए तो फिर एक आदमी जो है गाड़ी चला रहा है, तो पुलिस वाला कहता है कि इसमें फूंको देखूं कि तुमने शराब पिया या नहीं पिया है, तो उस आदमी से यही तो कह रहा है कि तुम अपने खिलाफ गवाही दो। तो क्या ये सही है, क्या ब्रेन मैपिंग सही है, क्या लाई डिटेक्टर सही है, इसके ऊपर भी प्रश्न होना चाहिए। और क्या इसकी योजनाएं हैं, क्या सर्वोच्च न्यायालय के नियम हैं, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए गाइडलाइन तैयार की है, सरकार ने बाद में उस पर क्या एक्शन लिया है, ये सब जो है डिटेल में चर्चा होगी, जो कि कहीं और आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह से जब अनुच्छेद 21 पर चर्चा होगी तो इच्छा मृत्यु का ये अधिकार, दया मृत्यु का ये अधिकार, ये सब जो है हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से आदेश रहे, किस प्रकार से सरकार ने काम किया, कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। अनुच्छेद 22 को जब पढ़ेंगे तो भारत में जो है सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि गिरफ्तारी के पहले, अपराध के पहले और अपराध के बाद, ये भी हमको जानना है कि टाडा या अभी जो UAPA आया है, इस तरह के कानूनों का इतिहास क्या रहा है, इनकी प्रासंगिकता कितनी है, ये कितने सही या कितने गलत हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके इस तरह से जो है बहुत सारे प्रश्न होंगे जो लेने की कोशिश करेंगे। यह कोर्स तैयार करते समय 1 दशक का जो मेरा अनुभव है वो तो काम कर ही रहा है। लंबे समय से इस तरह के कोर्स को तैयार करने के लिए बच्चों से फीडबैक लेने की कोशिश की गई है, तो ये एक फीडबैक के बाद तैयार किया गया है। तो आशा है कि आप लोग जुड़ेंगे। ये कोर्स कितना आगे तक जा सकता है यह आप लोगों पर निर्भर करेगा, क्योंकि साहब जब महफिल सजेगी तभी तो शायर को मज़ा आता है। सही बात है ना। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी ये मेरा कोर्स है, मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ कि शायद इतना महत्वाकांक्षी कोर्स मैं इसके पहले कभी भी लेकर के नहीं आया था। इसके पहले जब मैं पहली बार NCERT पढ़ा रहा था और NCERT को मैं ल्यूसेंट से अलग करने की कोशिश की थी, तब मैंने इतना जोर दिया था और आज इस कोर्स पर इतना जोर दे रहा हूँ। तो आशा है कि कल शाम 8 बजे से हमारी और आपकी मुलाकातें शुरू होंगी। जल्दी इस कोर्स का लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर अब तक आपने अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस कोर्स को आप मिस करने की खता नहीं कर सकते। जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरा रेफरल कोड akasri@gmail.com का इस्तेमाल करके 10% का अतिरिक्त लाभ भी लीजिए। शुक्रिया मेरे दोस्तों, इंतजार रहेगा आप लोगों का।